द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गुण पर चर्चा कर रहे हैं जो सदियों से ताकत और नेतृत्व के साथ जोड़ा जाता रहा है। दबाव में शांत और संयम बनाए रखने की कला। स्रोत सामग्री जो मैकियावेली की सोच से काफी प्रभावित लगती है, इस बात पर जोर देती है कि संकट में शांत रहना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि शक्ति का एक बहुत बड़ा हथियार है। और हमारी आज की बहस का केंद्रीय सवाल यही है, क्या ये तथाकथित मैकियावेलियन संयम सच में नियंत्रण और प्रभुत्व का सबसे ऊंचा रूप है, या फिर ये महज एक मनोवैज्ञानिक छलावा है, एक खतरनाक मुखौटा जो आपको दूसरों से अलग थलग कर देता है। मेरा मानना है कि ये सामग्री हमें दिखाती है कि संयम एक सोचा समझा रणनीतिक कौशल है जो मुश्किल और अराजक समय में आपको न सिर्फ स्पष्टता बल्कि जबरदस्त शक्ति भी देता है। और मैं ये तर्क दूंगी कि ये संयम सच्ची ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों के डर से पैदा हुआ एक दिखावा है जो लंबे समय में विश्वास और असली प्रभाव को खत्म कर देता है। चलिए इस पर बात करते हैं। संकट के समय जब हर कोई घबरा रहा होता है, जब भावनाओं का ज्वार सब पर हावी होता है, तो जो एक इंसान शांत रहता है वो सिर्फ हालात से बचता नहीं बल्कि उस स्थिति का मालिक बन जाता है। स्रोत सामग्री इसे कमजोरी नहीं बल्कि एक हथियार कहती है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध। जब दूसरे लोग डर और गुस्से में आकर अंदाजा लगाने लायक और नियंत्रणीय हो जाते हैं, तब आपकी शांति आपको साफ साफ सोचने की ताकत देती है। आप उनकी भावनाओं के साथ नहीं बहते। जो इंसान तूफान में भी धीमी और गहरी सांस ले रहा है, वो उस कमरे में एक ऐसा ध्रुव बन जाता है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमने लगता है। और सामग्री ये भी साफ करती है कि ये गुण कोई पैदाइशी नहीं होता, इसे आग में गढ़ा जाता है। आप पहले से ही मुश्किल हालातों की कल्पना करके, उनका अभ्यास करके खुद को तैयार करते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से संयम शक्ति का सबसे बड़ा रूप है जो आपको बिना एक भी शब्द कहे पूरा नियंत्रण दे देता है। आपने कहा कि वो इंसान कमरे का ध्रुव बन जाता है, और मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये है कि लोग उसके इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं? क्या सम्मान के कारण, या सिर्फ डर और अनिश्चितता के कारण? ये दृष्टिकोण शांति को शक्ति की तरह दिखाता है, पर मुझे ये हेर-फेर का एक बहुत ही महीन तरीका लगता है। ये असली नेतृत्व नहीं बल्कि ताकत का प्रदर्शन है, और ये प्रदर्शन ताकत से नहीं बल्कि कमजोरी के डर से पैदा होता है। स्रोत सामग्री में एक पंक्ति है जो बहुत कुछ कह जाती है, सार्वजनिक रूप से कभी खून न बहने दें, अपने चेहरे को एक किले की तरह बना लें। आप ही बताइए, ये बातें एक शक्तिशाली शासक कह रहा है या एक घायल इंसान जो अपने जख्मों को दुनिया से छुपा रहा है? इस तरह का संयम आपको अपठनीय और अछूत बना देता है। हाँ, शायद आप दूसरों को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर लें, लेकिन आप कभी भी विश्वास, वफादारी या वो असली मानवीय रिश्ते नहीं बना सकते जो किसी भी स्थायी शक्ति की असली बुनियाद होते हैं। ये शांति एक भ्रम पैदा करती है कि जो शांत है वही सही है, लेकिन भ्रम पर टिकी शक्ति हमेशा बहुत नाजुक होती है। आप इसे कमजोरी छिपाना कह रही हैं, लेकिन क्या ये दिलचस्प नहीं कि स्रोत सामग्री इसे सीधे तौर पर हथियार कहती है? हथियार छिपाने के लिए नहीं, हमला करने के लिए होता है। ये एक आक्रामक रणनीति है, रक्षात्मक नहीं। जब दूसरे घबराते हैं तो उनकी घबराहट एक वायरस की तरह फैलती है। आपकी शांति उस संक्रमण को रोकती है और आपको उस माहौल का नियंत्रण देती है। ये सिर्फ अपनी रक्षा करना नहीं है, ये उस स्थिति पर हावी होना है। आपकी खामोशी दूसरों को उनकी अपनी घबराहट पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। जैसा कि सामग्री में कहा गया है, आपकी शांति उनकी अनिश्चितता को संक्रमित करती है। ये प्रभुत्व की एक सक्रिय क्रिया है, कमजोरी को छिपाना नहीं। आप इसे एक सक्रिय क्रिया, एक हथियार कह रहे हैं, लेकिन क्या ये दिलचस्प नहीं कि स्रोत सामग्री खुद ही इसे एक ढाल की तरह भी बताती हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपनी और अपने आसपास की व्यवस्था की रक्षा के लिए करते हैं। और ढाल तो स्वभाव से ही रक्षा के लिए होती है, हमले के लिए नहीं। ये विरोधाभास ही मेरे तर्क को मजबूत करता है। सार्वजनिक रूप से कभी खून न बहने दें का विचार सीधे सीधे कमजोरी छिपाने की बात है। सोचिए, एक सच्चा लीडर अपनी टीम के सामने ये मानने से नहीं डरता कि वो भी दबाव में है, लेकिन वो रास्ता खोज निकालेगा। वो अपनी इंसानियत दिखाकर भरोसा जीतता है। ये रणनीति तो अस्तित्व बचाने की है, नेतृत्व करने की नहीं। ये इस गहरे डर से पैदा होती है कि अगर लोगों ने आपकी असली भावनाओं को देख लिया
तो वो आप पर हावी हो जाएंगे। ये ताकत का संकेत कैसे हो सकता है? आप नेतृत्व और युद्ध के मैदान के बीच की रेखा को बहुत धुंधला कर रहे हैं। कभी-कभी नेतृत्व एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान ही होता है और उस मैदान में लक्ष्य नियंत्रण हासिल करना होता है। स्रोत सामग्री साफ कहती है, जो खुद को नियंत्रित करता है वो अपने आसपास की जगह को नियंत्रित करता है। जब आप जानबूझकर अपनी गति धीमी करते हैं, जब आप चुप रहते हैं, जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप उस कमरे की मनोवैज्ञानिक लय को बदल देते हैं। दूसरे आपके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं क्योंकि आपकी शांति उन्हें सुरक्षा का एक झूठा ही सही पर एहसास देती है। ये तर्कों से नहीं बल्कि ऊर्जा से हावी होना है। ये सक्रिय नियंत्रण है। लेकिन ये नियंत्रण किस कीमत पे आता है? दूसरों से पूरी तरह कट जाने की कीमत पर। अपठनीय और अछूत बनने की सलाह दूसरों के साथ असली रिश्ते बनाने के बिल्कुल खिलाफ है। लोग आपके आसपास इकट्ठा हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या वो आपकी प्रशंसा या वफादारी के कारण ऐसा करते हैं? नहीं, वो सिर्फ अपनी वृत्ति के कारण ऐसा करते हैं। वो सुरक्षा खोज रहे हैं, नेतृत्व नहीं। वो उस चीज की तरफ खींचते हैं जो हिल नहीं रही है क्योंकि बाकी सब कुछ कांप रहा है। ये एक बहुत ही अस्थायी सायदा है। जैसे ही संकट खत्म होगा, ये भीड़ गायब हो जाएगी क्योंकि ये रिश्ता विश्वास पर बना ही नहीं था। तूफान गुजर जाने के बाद लोग उस नेता की ओर देखते हैं जिससे वो जुड़ सकते हैं, न कि उस पत्थर की ओर जिसने उन्हें कुछ देर के लिए सहारा दिया था। अस्थिर होना चाहिए ताकि लोग उससे जुड़ सकें। ये तो बहुत ही अजीब तर्क है। ये जो शक्ति है, ये किसी मुखौटे से नहीं बल्कि कठोर अनुशासन और तैयारी से आती है। स्रोत सामग्री इस बात पर बार बार जोर देती है कि आप शांति के समय में युद्ध की तैयारी करते हैं। आप जानबूझकर अपने तंत्रिका तंत्र को प्रशिक्षित करते हैं। आप अपमान, विश्वासघात, असफलता की कल्पना करते हैं ताकि जब वो सच में हो तो आप चौंके नहीं। ये मानसिक पूर्वाभ्यास आपको एक तरह की मनोवैज्ञानिक इम्यूनिटी देता है। ये कमाया हुआ कौशल है, कोई मुखौटा नहीं। ये प्रामाणिकता की कमी नहीं, ये महारत है। जैसे एक सर्जन ऑपरेशन के दौरान दबाव में शांत रहता है क्योंकि उसने हजारों बार इसका अभ्यास किया है, वैसे ही एक नेता भी मुश्किल समय में शांत रह सकता है। सर्जन का उदाहरण दिलचस्प है, पर मुझे लगता है ये यहाँ फिट नहीं बैठता। एक सर्जन का काम तकनीकी है, वो एक शरीर के साथ काम कर रहा है जिसके नियम तय हैं। लेकिन नेतृत्व इंसानी भावनाओं से जुड़ा है जो हमेशा अप्रत्याशित होती हैं। आप हर इंसानी बातचीत के लिए स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर सकते। जिसे आप प्रशिक्षण कह रही हैं, वो असल में आत्मदमन है। आप भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं, उन्हें दबाना सीख रहे हैं। ये एक ऐसा इंसान बनाता है जो सिर्फ अपनी पहले से लिखी स्क्रिप्ट पर ही प्रतिक्रिया दे सकता है। ये आपको उन अप्रत्याशित स्थितियों के लिए पूरी तरह से अयोग्य बना देता है जिनका आपने अभ्यास नहीं किया है। एक सच्चा लीडर हर स्थिति के लिए अभ्यास नहीं कर सकता। उसे उस पल में अपनी भावनाओं और अपनी समझ का इस्तेमाल करके प्रामाणिक रूप से प्रतिक्रिया देनी होती है। ये तथाकथित ताकत असल में एक कठोरता है जो अगर अभ्यास से बाहर की स्थिति आ जाए तो दबाव में टूट सकती है। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ये भावनाओं से कटने के बारे में नहीं है। ये भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने देने के बारे में है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत सामग्री कहती है, भावनाओं को मौसम की तरह अपने अंदर से गुजरने दें। आप उसे पकड़ते नहीं हैं, आप उससे लड़ते नहीं हैं, आप बस उसे देखते हैं और गुजर जाने देते हैं। ये भावनात्मक प्रतिक्रिया को एक सोची समझी रणनीतिक प्रतिक्रिया से बदलने की कला है। ये आपको न सिर्फ जीवित रहने में मदद करता है, बल्कि उस दबाव को एक ऐसे मंच में बदल देता है जहां आपकी असली शक्ति दुनिया के सामने आती है। आप भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके स्वामी बन जाते हैं। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये एक खतरनाक खेल है। जब आप लगातार अपनी भावनाओं को दबाते हैं या उन्हें गुजर जाने देते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद से ही संपर्क खो देते हैं। उस सर्जन का क्या होगा जिसे आपने उदाहरण दिया, अगर वो अभ्यास के कारण एक अप्रत्याशित जटिलता को महसूस ही न कर पाए? एक लीडर का क्या होगा जो अपनी टीम के छिपे हुए डर या हताशा को इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि वो अपनी शांति में मग्न है? ये संयम एक आकर्षक भ्रम है। ये नियंत्रण का दिखावा करता है, लेकिन असल में ये दूसरों से अलगाव और अविश्वास पैदा करता है। हो सकता है आपको कुछ छोटी मोटी जीत मिल जाए, लेकिन ये उस तरह के स्थायी प्रभाव को खत्म कर देता है जो सिर्फ असली नेतृत्व और मानवीय संबंधों से आता है। जो लोग आपको अपठनीय पाते हैं,
वो आप पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करेंगे। अंत में मेरे लिए ये सामग्री एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क देती है कि अराजकता के बीच संयम एक सचेत और शक्तिशाली विकल्प है। ये उस पल में नियंत्रण रखना है जब दूसरे से खो रहे हों। ये अपनी टीम, अपने संगठन या अपने परिवार के लिए एक स्थिर शक्ति बनना है जब वो अस्थिर महसूस कर रहे हों। हाँ, ये शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन ये एक जरूरी प्रदर्शन है जो दूसरों में तब विश्वास पैदा करता है जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये स्वार्थ नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। और मेरा मानना है कि ये एक ऐसा प्रदर्शन है जिसकी लंबी अवधि में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये आपको उन लोगों से ही दूर कर देता है जिनका आप नेतृत्व करना चाहते हैं। ये एक ऐसा नेतृत्व बनाता है जो डर और अनिश्चितता पर आधारित है, न कि प्रेरणा और विश्वास पर। मेरे लिए सच्ची ताकत अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन्हें सही समय पर दूसरों के साथ साझा करने की हिम्मत में है, न कि उन्हें एक शांत पत्थर जैसे मुखौटे के पीछे छिपाने में। तो स्पष्ट रूप से दबाव में शांति की भूमिका उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। क्या ये नियंत्रण का एक अनिवार्य उपकरण है जो एक लीडर के पास होना ही चाहिए? या ये मानवीय संबंधों को खत्म करने वाला एक खतरनाक मुखौटा है जो आपको ताकतवर दिखाने के बजाय अकेला बना देता है? इन दोनों दृष्टिकोणों पर विचार करने से ही इस विषय की गहराई का पता चलता है। और स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है।